बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। आज आपकी समक्ष कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के पद्य खंड के जितने भी हमारे कोर्स में सिलेबस में कवि शामिल हैं, उन सभी कवियों के साहित्यिक परिचय लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। सभी कवियों के परिचय आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। मैं निश्चित रूप से ये यकीन कर सकता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा वक्त जाया न करते हुए। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो यहाँ आपको साहित्यिक परिचय लिखने में एक 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 बात तो यह है कि यहाँ पर दो दो नंबर के दो प्रश्न आएंगे। 2 नंबर का एक प्रश्न तो होगा गद्य खंड से और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा पद्य खंड से। दो दो अंक के प्रश्न उत्तर हैं, तो यहाँ हमें दोनों के ही जवाब देने हैं। हिंदी अनिवार्य की तरह नहीं है कि एक साइड से हम जवाब दे दें। तो पहले हम कवियों पर बात करेंगे, उसके बाद में सभी लेखकों के साहित्यिक परिचय पर बात करेंगे। एक ही वीडियो में सारे के सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा होता क्या है कि एक तो हमें कवि या लेखक का जो साहित्यिक परिचय है उसमें भाव पक्ष लिखना होता है और दूसरा कला पक्ष लिखना होती है। एक आधी रचनाओं के नाम यदि आप लिख देते हैं तो बहुत बढ़िया है, सोने पर सुहागा है। और जन्म तिथि मतलब वर्ष लिख दें, जन्म स्थान लिख दें, पर्याप्त है, आपके 2 अंक कहीं नहीं गए हैं। तो पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ। बस बहुत है। उसके बाद 2 नंबर के हिसाब से ये प्रश्न थोड़े से, इनके उत्तर हैं वो थोड़े से बड़े दिए गए हैं, क्योंकि आप हूबहू नहीं लिख पाएंगे, इसलिए थोड़े बड़े दिए गए हैं। एक आध लाइन छूट भी जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव पक्ष में देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद नैसर्गिक रूप से साहित्यकार थे। नैसर्गिक रूप का मतलब है प्राकृतिक रूप से, मतलब जन्मजात उनमें इस प्रकार की प्रतिभा थी। किस प्रकार की? साहित्यकार की। आपने गद्य और पद्य दोनों शैलियों में साहित्य लेखन किया, पर कवि रूप में ही आप ज़्यादा विख्यात रहे। मतलब आपने गद्य में भी लिखा है और पद्य में भी लिखा है, लेकिन आपका जो कवि रूप है वह ज़्यादा प्रचलित है, जिस प्रकार से हरिवंश राय बच्चन का है। आप छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। आप छायावाद के ब्रह्मा कहलाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम चित्रण आपकी रचनाओं में प्रस्तुत हुआ है। आप करुणा, सौंदर्य व प्रेम के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर आप शब्द जो भी आया है वह जिस भी प्रश्न में, जिस भी कवि का साहित्यिक परिचय हमसे पूछा गया है उससे संबंधित है। आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे देखते हैं, आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपकी रचनाओं में राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। प्रश्न बनता है कि जयशंकर प्रसाद के साहित्य में या जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में कौन सा स्वर प्रमुख है? तो यहाँ पर राष्ट्रवाद का स्वर प्रमुख है। भारतीय संस्कृति के गौरव का गुणगान आपकी रचनाओं की मुख्य विशेषता है। मतलब भारतीय संस्कृति के गौरव का गुणगान करना, मतलब भारतीय संस्कृति की व्याख्या, भारतीय संस्कृति की प्रशंसा इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से की है, विशेष रूप से नाटक में। हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक लेखन की विधा के विकास का काल निर्धारण, मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें नाटक लेखन या नाटक विधा की जो लेखन परंपरा है उसके विकास का काल, मतलब किस प्रकार से वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है, उसका काल निर्धारण जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर ही किया गया है। अर्थात एक टाइमलाइन बनती है, ये एक तो इससे पहले का और एक इसके बाद का। तो मतलब यह तो जयशंकर प्रसाद के पूर्व का काल, यह होता है जयशंकर प्रसाद काल, और यह होता है जयशंकर प्रसादोत्तर काल। तो जयशंकर प्रसाद के पहले का, जयशंकर प्रसाद का, और जयशंकर प्रसाद के बाद का। अब यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए यदि इतिहास लेखन में उनके नाम को प्राधान्यता दी जाती है तो उनका लेखन कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। कला पक्ष में हम कवि के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली प्रवृत्तियाँ और शब्दों का, अलंकारों का चित्रण करते हैं, रस का, गुण का, इनका चित्रण करते हैं। तो कला पक्ष में देखिए,
आपकी भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है, मतलब श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, वो लोकल बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि साहित्यिक भाषा है। तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली हिंदी आपकी साहित्यिक भाषा रही है। तो जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक भाषा क्या है? तत्सम शब्द प्रधान, मतलब संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी। संस्कृत शब्दों के प्रयोग से आपकी भाषा थोड़ी क्लिष्ट जरूर हो गई है, पर इससे भावों की अभिव्यक्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। मतलब आपने भाषा, जो भाषा प्रयुक्त की है अपने साहित्य में, उससे थोड़ी सी कठिन तो जरूर हो गई है, लेकिन आपके मन के जो भाव थे, उन भावों को प्रकट करने में, अभिव्यक्ति का अर्थ होता प्रकट करना, उस प्रकट करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आई नहीं है। आप ओज और माधुर्य गुणों के कवि माने जाते हैं। परंपरागत अलंकारों के साथ साथ आपने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। प्रकृति का मानवीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। रचना संसार आपका है कामायनी, आंसू, झरना, लहर, ये तो काव्य है। उसके बाद में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये इनके द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण नाटक हैं। आंधी, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि, ये इनके द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। तो कामायनी, आंसू, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, आंधी, इंद्रजाल और प्रतिध्वनि आपकी साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। अब इसमें क्या है, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त से तो हमारे हिंदी साहित्य में दो पाठ ही आए हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। इनमें से आप कोई भी दो रचनाओं के नाम और लिख देते हैं तो इसका मतलब आपका उत्तर पूर्णतः सही है। दूसरा पाठ देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का साहित्यिक परिचय लिखिए। सूर्यकांत, उत्तर में लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1898 में बंगाल में हुआ। उनका हुआ था 1889 में। यहाँ पर तारीख सन वही है, इस वो शताब्दी, लेकिन वर्ष हैं वो उलट दिए गए हैं। भावपक्ष से निराला छायावादी के साथ साथ प्रगतिवादी कवि भी थे। निराला के साहित्य में शोषण का विरोध, शोषकों के प्रति घृणा, मतलब जो शोषण करने वाले हैं उनके प्रति घृणा है। शोषण का भी विरोध है, शोषकों का भी विरोध है, और शोषितों के प्रति सहानुभूति दिखाई देती है। जिनका शोषण किया जा रहा है उनके प्रति निराला की सहानुभूति उनकी रचनाओं के माध्यम से देखी जा सकती है। बादल राग कविता में क्रांति का आह्वान है, वहीं तोड़ती पत्थर एक प्रगतिवादी रचना है। निराला प्रकृति और किसान मजदूर से प्रेम करने वाले कवि माने जाते हैं, मतलब किसान से, मजदूर से और प्रकृति से। कला पक्ष में देखेंगे कि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये 1 नंबर का जो प्रश्न आता है बैसेदा वाला, वहाँ से ये प्रश्न हो सकता है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा उत्तर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप छायावादी और स्वच्छंदतावादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर माने जाते हैं। यहाँ पर हस्ताक्षर का मतलब है साहित्यकार या व्यक्तित्व। आपका रचना संसार अत्यंत व्यापक है। निराला के साहित्य में विचारों की व्यापकता है, मतलब व्यापक रूप से आपने विचार आए हैं, विविधता है, अनेक विषयों पर लिखा है और गंभीरता दिखाई देती है। मतलब जिस भी विषय पर आप लिख रहे हैं वहाँ पर गहराई से जाकर आपने उसका वर्णन किया है। आपने तत्सम शब्दों से युक्त क्लिष्ट और आम बोलचाल की भाषा दोनों में लेखन कार्य किया। मतलब आपने कठिन शब्दों में भी शब्दावली का भी प्रयोग किया है और आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी अपने साहित्य लेखन में किया है। रचनाएं हैं, काव्य संग्रह हैं, परिमल, गीतिका, अणिमा, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, अनामिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। उपन्यास हैं अप्सरा, अलका, बिल्लेसुर बकरीहा, काले कारनामे, चतुरी चमार इत्यादि। और कहानियां हैं सुकुल की बीवी और लिली। अगला प्रश्न है, तो हम लगातार जिस क्रम से आपके कोर्स में ये पाठ हैं उसी क्रम से हम साहित्यिक परिचय भी देख रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का साहित्यिक परिचय लिखिए। अब पहली बात तो ये होती है कि अज्ञेय नाम देकर पूछ लिया जाए कि अज्ञेय का पूरा नाम लिखिए, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अब इसमें 3 ऑप्शन ये बनते हैं, पहले वात्स्यायन दे दिया, फिर हीरानंद दे दिया, 3 नंबर पे
सच्चिदानंद दे दिया। 1 नंबर पे हीरानंद, 2 पर वात्स्यायन, 3 पर सच्चिदानंद। और एक होता है 1 नंबर पर सच्चिदानंद, 2 पर हीरानंद और 3 पर वात्स्यायन। तो ये है जो तीसरा है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, यह इनका पूरा नाम है। जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नगर नामक स्थान पर हुआ था। भाव पक्ष लिखेंगे कि अज्ञेय ने कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध व आलोचना जैसी अनेक विधाओं में साहित्य लेखन किया है। मतलब आप देखेंगे कितनी विधाओं में कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, निबंध लिखे और आलोचना पर भी इन्होंने साहित्य लेखन किया। प्रकृति, प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्व आपके प्रिय विषय थे। मतलब आपने जो लिखा उसमें या तो प्रकृति प्रेम या मानव मन में के अंतर्द्वंद्व है, मतलब मनुष्य के मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, वो आपके प्रिय विषय थे, उनका उल्लेख करना। मनुष्य की स्वतंत्रता का आग्रह आपकी कविताओं में स्पष्ट नजर आता है। आपके साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव भी दिखाई देता है। पात्रों का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। तार सप्तक आपकी दशकों की काव्य चेतना को प्रमाणित करता है। अब यहाँ पर प्रश्न बन जाता है कि तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया था, तो वह किया था अज्ञेय ने। किसने किया है? अज्ञेय ने। कला पक्ष में देखेंगे कि अज्ञेय ने हिंदी काव्य भाषा को समृद्ध किया है, मतलब हिंदी भाषा को इन्होंने और मजबूती प्रदान की है। किसके माध्यम से? अपने साहित्य के माध्यम से। वे प्रचलित शब्दों को नया अर्थ देने में कुशल थे। आपकी भाषा संस्कृत शब्दों से युक्त थी, साथ ही उसमें विदेशी और देशज शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। उपन्यास और कहानियों की भाषा पात्रों और विषय के अनुसार सरल और कठिन दोनों प्रकार की है। मतलब आपके उपन्यास और कहानियों में जो पात्र हैं या जो विषय है उसी के अनुसार भाषा का प्रयोग किया गया है। यदि पात्र अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं या ग्रामीण हैं तो वहाँ पर भाषा सरल हो गई, और कहीं ऐसा लगे कि वो साहित्यिक व्यक्ति हैं तो वहाँ पर भाषा थोड़ी क्लिष्ट हो जाती है, कठिन हो जाती है। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन। आपने छंद मुक्त काव्य लिखा, मतलब किसी प्रकार के छंद के बंधन में आप बंधे ही नहीं। अज्ञेय हिंदी साहित्य की प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। भाषा और विषय वस्तु में नए नए प्रयोग किए जाने से काव्य थोड़ा सा क्लिष्ट या कठिन जरूर बन गया है। रचना कर्म इनका देखेंगे तो उपन्यास लिखे इन्होंने शेखर एक जीवनी। इसके 2 भाग हैं, शेखर एक जीवनी 1 और शेखर एक जीवनी 2। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यात्रा वृत्तांत लिखा अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये इनके यात्रा वृत्तांत थे। कहानी संग्रह लिखी विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप, जयदोल इत्यादि। निबंध भी लिखे आत्मनेपद, त्रिशंकु, दोनों संग्रह है। निबंध संग्रह है आत्मनेपद और त्रिशंकु। पुरस्कार मिले आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। ये दोनों काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह का साहित्यिक परिचय लिखिए। केदारनाथ सिंह ने कौन सी रचना लिखी है? इनकी कौन सी रचना है? बनारस और दिशा। जो एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि बताओ हिमालय किधर है, कि उधर उधर जिधर उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। जन्म और जन्म स्थान है वर्ष 1934 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के चकिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा काशी विश्वविद्यालय में, कालांतर में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जिसको हम JNU के नाम से जानते हैं में हिंदी के प्रोफेसर रहे। देहांत वर्ष 2018 में नई दिल्ली में। भाव पक्ष आपका, आप मानवीय संवेदना के कवि कहे जाते हैं। तो एबेसदा वाला प्रश्न बनता है कि मानवीय संवेदना का कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे? हम कहेंगे केदारनाथ सिंह को। विरोध का एक शांत, संयत, गरिमामयी और सशक्त रूप आपके साहित्य की विशेषता है। तो
केदारनाथ सिंह के साहित्य की विशेषता क्या है कि विरोध का एक शांत, मतलब बहुत ज़्यादा तड़क भड़क और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत शांत तरीके से, बहुत संयमित तरीके से, बहुत गरिमामय तरीके से, लेकिन सशक्त रूप से इन्होंने विरोध किया है। आपकी रचनाएं संवेदना और भावबोध से भरी हुई हैं, मानव जीवन का निकटस्थ, मतलब नज़दीक से नज़दीक और सूक्ष्म चित्रण आपकी कविता में देखने को मिलता है। कला पक्ष आपका कि आपकी रचनाओं में बिंब विधान पर विशेष बल दिया गया है। आप ध्यान देंगे बनारस कविता में भी इसी प्रकार के बिंब आए हैं, और दिशा में भी एक बिंब बनता है कि बच्चा स्कूल के द्वार के आगे पतंग उड़ा रहा है। भाषा सहज सरल व आम जन की है, मतलब भाषा के स्तर पर इन्होंने उसे बहुत ज़्यादा कठिन या दुरूह बनाने का कोई प्रयास नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि केदारनाथ सिंह सह प्रयास भाषा को दुरूह, कठिन, मुश्किल, जटिल या क्लिष्ट बनाने से बचते रहें। सह प्रयास मतलब प्रयास करके, और इन्होंने भाषा को सरल बनाया है। कविता की बुनावट या शिल्प में एक अपनापन दिखाई देता है। रचनाएं हैं इनकी अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ, टॉल्स्टॉय और साइकिल, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उसके बाद में मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत, ये इनके द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह हैं 2, मेरे समय के शब्द और कब्रिस्तान में पंचायत। उसके बाद तोड़ो और वसंत आया कविता के लेखक या कवि रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखेंगे कि जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, देहांत 1990 में हुआ, और आप मूल रूप से पत्रकार थे। ये असल में रघुवीर सहाय कवि बाद में थे, पत्रकार पहले थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो पत्रकारिता थी उस पत्रकारिता का प्रयोग अपने साहित्य में भी बखूबी किया है। हम इनका साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे तब जानेंगे कि किस प्रकार से। प्रतीक, कल्पना व दिनमान जैसे पत्रों में संपादक का कार्य भी आपने किया है। अब पत्रकारिता का या अपने पत्रकार होने का जो बेनिफिट है, जो लाभ है, वह उन्होंने किस में लिया है? अपने साहित्य में। आप देख सकते हैं कि हिंदी अनिवार्य की चौथे पाठ में, और इन्होंने एक कविता इनकी एक कविता शामिल है कैमरे में बंद अपाहिज, और कैमरे में बंद अपाहिज में इन्होंने पत्रकार पर व्यंग्य किया है, टीवी के एंकर पर, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो व्यंग्य इन्होंने किया है अद्भुत है। तो अपने पत्रकार होने का इन्होंने लाभ लिया है अपने साहित्य में भी। भाव पक्ष में लिखेंगे कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में शामिल रघुवीर सहाय नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर या प्रमुख कवि या प्रमुख साहित्यकार माने जाते हैं। तो रघुवीर सहाय कौन से सप्तक के कवि थे? ये दूसरा तार सप्तक के कवि थे। कविता के साथ साथ आपने विचारात्मक श्रेणी का साहित्य भी लिखा है। अपने जीवन के अनुभवों को आधार बनाकर आपने साहित्य रचना की है। आप कैमरे में बंद अपाहिज रचना पढ़ते हैं तो संभवतः है ये माना जा सकता है कि इन्होंने इस प्रकार का कोई वाकया देखा होगा जिसमें किसी अपाहिज व्यक्ति या किसी भी ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से चुनौती झेल रहे हैं उनके साथ कुछ एक भद्दा सा मजाक किया जा रहा हो, तब इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को देखकर और साहित्य रचना की है। टीवी, रेडियो व समाचार पत्रों में आने वाली खबरों के पीछे की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करने में आपको महारत हासिल थी, मतलब कुशलता प्राप्त थी। क्या होता है, टीवी में, रेडियो पर, अखबार में, इंटरनेट पर खबरें आ जाती हैं, लेकिन उन खबरों, जैसे किसी दुर्घटना की खबर आ गई, कवि ने दुर्घटना को अपना विषय नहीं बनाया, बल्कि उस दुर्घटना के बाद कवि के परिवार पर क्या बीतती, दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के परिवारों पर क्या बीतती है, उसके घर के सदस्यों पर क्या बीतती है, उसका विवरण कवि ने अपने साहित्य में किया है। ये हम एक उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। तो टीवी, रेडियो व समाचार पत्रों में आने वाली खबरों के पीछे की पीड़ा को कविता के माध्यम से व्यक्त करने में आपको महारत या कुशलता प्राप्त थी। कहा जा सकता है कि आपने एक पत्रकार की अन्वेषणात्मक, मतलब खोज परख, जो खोजी हो, जो चीज़ के पीछे से चीज़ को देख ले,
तो अन्वेषणात्मक मतलब खोजपरक व सृजनात्मक क्षमता का साहित्य में भरपूर प्रयोग किया है। कला पक्ष देखेंगे इनका कि रघुवीर सहाय की काव्य भाषा सटीक, मारक व विवरणात्मक है। मारक का मतलब मारने वाली, और मारने का मतलब ये कोई थप्पामुक्की करना नहीं है। मारने का मतलब है पाठक या श्रोता के दिल पर चोट करने वाली। रचना के वर्ण विषय के अनुरूप आपने भाषा का प्रयोग किया है कि जो रचना है उसमें हम किस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं उसी के अनुसार इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। आपने खड़ी बोली हिंदी में छंद मुक्त काव्य की रचना की है। ये एक लाइन कितनी शानदार है। आपने खड़ी बोली हिंदी में और छंद मुक्त काव्य की रचना की है तथा गैर जरूरी शब्दों के प्रयोग से बचे भी हैं। रचनाएं हैं इनकी सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। आपका संपूर्ण साहित्य रघुवीर सहाय रचनावली नाम से 6 खंडों में संकलित है और लोग भूल गए हैं के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। और ये जो रचना है ना, लोग भूल गए हैं, इसी किताब में से, इसी कविता संग्रह में से कैमरे में बंद अपाहिज नामक रचना भी ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास का साहित्यिक परिचय। तुलसीदास का साहित्यिक परिचय कवितावली के उत्तरकांड से और रामचरितमानस के लंका कांड से 2 प्रकरण हमारे कोर्स में आए हैं। देखें कि जन्म हुआ वर्ष 1532 में, लेकिन जन्म स्थान के विषय में 2 मत प्रचलित हैं। एक तो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर गांव। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि एटा जिले के सोरो नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। पता नहीं सही कौन सा है, लेकिन यदि आप इन दोनों में से कोई सा एक या दोनों एक साथ लिख देते हैं तो आपका जो वहाँ परफॉर्मेंस है वह बहुत शानदार मानी जाएगी। भाव पक्ष लिखा है कि तुलसीदास लोक मंगल की साधना के कवि माने जाते हैं। आपके साहित्य में समन्वय की भावना का समावेश है, मतलब समन्वय की भावना का इसमें समावेश है, खूब आई है। धर्म, संस्कृति और समाज का गहन भावबोध आपके साहित्य में देखने को मिलता है। मानव स्वभाव और समाज के संबंधों की गहरी अंतर्दृष्टि, मतलब मनुष्य का स्वभाव कैसा है उसकी बहुत शानदार समझ थी इनको, और समाज के जो संबंध हैं उनके प्रति भी एक गहरी अंतर्दृष्टि या व्यापक जीवन अनुभवों का प्रमाण रामचरितमानस में देखने को प्राप्त होता है या देखने को मिलता है। कवि तुलसीदास का कला पक्ष इस प्रकार से है कि तुलसीदास के साहित्य में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद विवेचन और भाषा की विविधता देखने को मिलती है। ब्रज और अवधी भाषाओं पर आपका पूरा नियंत्रण था। दोहा, चौपाई, मतलब अब ये आता है प्रश्न कि तुलसीदास की काव्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो एक तो ब्रज है और एक अवधी है। आपने दोहा, चौपाई, कविता और सवैया छंदों में साहित्य लेखन किया है। तो कविता इन्होंने कौन कौन से छंदों में कवि लेखन किया है, साहित्य लेखन? दोहा, चौपाई, कविता और सवैया। आपके द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तो निम्न में से किस रचना को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है? एक ऑप्शन आपको रामचरितमानस मिलेगा, आपको वही करना है और आपके 1 नंबर कहीं नहीं गया है। रचनाएं हैं, तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में साहित्य लेखन किया था। तो अवधी भाषा में क्या क्या लिखा वो देख लेते हैं पहले। रामचरितमानस, रामलला नहछू, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये 4 रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं। ब्रज भाषा में 8 रचनाएं लिखी है, लेकिन हम साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, उसका अंक भार 2 है, तो आप 2-3 रचनाओं के नाम लिख देंगे पर्याप्त है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, 3 तो अवली हैं, और उसके बाद में विनय पत्रिका, हनुमान बाहु के, श्री कृष्ण गीतावली, इस प्रकार की जो रचनाएं हैं वे भी ब्रज भाषा में ही लिखी गई हैं। आगे देखते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी का साहित्यिक परिचय। और मल्लिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा है? 12 मासा पद्मावत रचना से लिया गया है। जीवन काल 1492 से 1542 ईस्वी। मल्लिक मोहम्मद जायसी उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान के रहने वाले थे।
इसी कारण उनका नाम जायसी पड़ा। सैयद अशरफ और शेख बुरहान आपके गुरु माने जाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख सैयद अशरफ और शेख बुरहान। आप हिंदू धर्म की परंपराओं, संस्कृति व लोक कथाओं के ज्ञाता माने जाते हैं। हिंदू धर्म की, ये खुद क्या थे? मुस्लिम थे, इस्लाम के मानने वाले थे, लेकिन हिंदू धर्म की परंपराओं, संस्कृतियों व लोक कथाओं का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था, नॉलेज था। भावपक से कि आप भक्ति काल की प्रेम मार्गी या सूफी काव्य धारा के प्रधान कवि माने जाते हैं। प्रेम भक्ति काल में प्रेम या सूफी काव्य धारा के प्रधान कवि आप माने जाते हैं। और भक्ति काल की भी निर्गुण काव्य परंपरा की आपकी प्रबंध काव्य रचना पद्मावत प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। कौन सी? पद्मावत। ये कैसी है? ये प्रेमाख्यानक है, और ये सबसे प्रेमाख्यानक परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। प्रश्न क्या बनता है कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि रचना किसे माना जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत को। रावल रतन सेन और रानी पद्मिनी के लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक जीवन का प्रेम का जीवंत वर्णन पद्मावत में किया है। लौकिक का मतलब है जो संसार में हमें अपने आसपास होता दिखाई देता है, और अलौकिक जो इस संसार में नहीं दिखाई दे। तो रतन सेन और पद्मिनी के मध्य इस प्रकार का प्रेम था जो संभवतः इस संसार में, लोक में, जनता में हमें दिखाई नहीं देता है। तो कवि ने रतन सेन और पद्मिनी के बीच जिस प्रेम का वर्णन किया है वह अलौकिक प्रेम है। कलापक से जायसी द्वारा पद्मावत की रचना फारसी भाषा की मसनवी शैली में ठेठ अवधी भाषा में की गई है। तो अब देखेंगे कि जायसी की रचना किस भाषा में हुई है? फारसी भाषा में। शैली क्या है? मसनवी शैली। और भाषा ये शैली है फारसी भाषा की, लेकिन कवि ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वह अवधी का है। अब अवधी के भी दो रूप होते हैं, एक तो आम बोलचाल की भाषा की और एक साहित्यकारों की। लेकिन कवि जायसी ने क्या किया? साहित्यकारों की या कठिन या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने की बजाय जो आम बोलचाल की अवधी भाषा थी उसका प्रयोग किया है, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सके। दोहा और चौपाई शैली में लोक जीवन का व्यापक चित्रण किया है। कौन सी शैली अपनाई? दोहा और चौपाई। आपकी काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ एवं गंभीर है। लोक जीवन की आपकी समझ अद्भुत थी। आपके द्वारा अलंकारों का सुंदर और प्रसंगानुकूल प्रयोग किया गया है। अपनी काव्य भाषा पर आपका पूर्ण अधिकार था। पूर्ण अधिकार का मतलब आपको बहुत शानदार तरीके से वह भाषा आया करती थी। रचनाएं आपकी तीन है: पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। रचनाएं कौन कौन सी हैं? पद्मावत, अखरावट व आखिरी कलाम। विद्यापति का साहित्यिक परिचय लिखिए। जन्म और जन्म स्थान है 1380 में बिहार के मधुबनी में। देहांत आपका होता है 1460 ईस्वी में, मतलब 80 वर्ष की आयु आपने प्राप्त की थी। भाव पक्ष से लिखेंगे कि विद्यापति भक्ति और श्रृंगार के कवि थे। कौन से के? भक्ति और श्रृंगार रस के। आपके साहित्य में जनता की भाषा में जनता की संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। मतलब आपने जनता की संस्कृति का वर्णन किया है। किस भाषा में? जनता की भाषा में लोक भाषा में लोक संस्कृति का वर्णन। आप लोक भाषा में लोक संस्कृति के दर्शन मिलते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम के द्वारा लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। यहाँ जायसी ने क्या किया था? रतन सेन और पद्मिनी के प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है। विद्यापति ने किया है राधा कृष्ण जो अलौकिक थे उनके प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के, कि सिर्फ कृष्ण और राधा में ही प्रेम नहीं हो सकता, बल्कि इस समाज के किसी भी दो व्यक्तियों में प्रेम हो सकता है, और वह राधा कृष्ण के प्रेम की तरह से महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध भी हो सकता है। श्रृंगार रस के आपके साहित्य का प्रधान रस है। आपको मैथिल कोकिल तथा
अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा की कोयल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? विद्यापति को। आपकी वाणी में कोयल जैसी मधुरता प्राप्त होती है। विद्यापति कला पक्ष में क्या लिखा है कि विद्यापति कुशाग्र बुद्धि एवं तर्कशील कवि थे। संस्कृत, अवहट व मैथिली भाषा पर आपका पूरा नियंत्रण था। आपने इन तीनों भाषाओं में रचनाएं की है। तीनों कौन कौन सी? ये अवहट आ गई, मैथिली आ गई और संस्कृत आ गई। आप साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, न्याय व भूगोल के प्रकांड विद्वान थे। आपको आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लिया गया है, महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न बनता है जिसमें किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रश्न क्या है कि आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? विद्यापति को कहा जाता है। पदावली में भक्ति के कीर्ति लता व कीर्ति पताका में दरबारी संस्कृति व अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। मिथिला प्रदेश की संस्कृति व लोक व्यवहार का सजीव चित्रण आपकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कौन से क्षेत्र का? मिथिला, बिहार के मिथिला प्रदेश का। आपकी रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये तीनों रचनाओं के नाम यहाँ पर आ चुके हैं पहले से ही। पुरुष परीक्षा, लेखनावली व भू परिक्रमा इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अब चलते हैं अंतिम कवि के साहित्यिक परिचय पर। अंतिम कवि का नाम है कवि घनानंद का साहित्यिक परिचय लिखिए। जीवन काल इनका है 1673 से 1760 ईस्वी। रीति काल के रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि थे। कौन है? घनानंद। घनानंद दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह के दरबारी कवि थे। दरबार की नर्तकी सुजान से इनका अटूट प्रेम था। बादशाह से अशिष्ट व्यवहार के कारण इन्हें दरबार से निकाल दिया गया। तब घनानंद ने क्या कहा अपनी प्रेमिका सुजान से कि मेरे साथ चलो, लेकिन सुजान दरबार में मिलने वाली सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहती थी, तो उसने क्या कर दिया? मना कर दिया। और मना करते ही घनानंद ने शायद वह गीत गाया है, दिल टूट गया। तो उसका दिल टूट जाता है और सुजान के इस व्यवहार के कारण घनानंद अत्यंत निराश होते हैं और वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन जाकर वे एक निम्बारक संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं और कृष्ण भक्ति करने लगते हैं। और कृष्ण की भक्ति में उन्होंने सुजान शब्द का भरपूर प्रयोग किया है, जो कि कृष्ण के लिए किया है। तो सुजान शब्द कृष्ण और सुजान इन दोनों के लिए प्रयुक्त किया गया है। सुजान शब्द कहीं तो अपनी प्रेमिका सुजान के लिए लिखते हैं और कभी कृष्ण के लिए लिखते हैं, जो कि इनके आराध्य ईश्वर थे। भाव पक्ष में लिखेंगे कि घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है। प्रश्न बनता है प्रेम की पीड़ा का कवि कौन, किसे कहते हैं? कहा जाता है घनानंद को। ब्रज भाषा में रचित इनके पदों में, अब घनानंद की काव्य भाषा क्या हो गई? ब्रज भाषा। क्योंकि ब्रज क्षेत्र किसका माना जाता है? कृष्ण का। और कृष्ण की भक्ति ये किया करते थे, तो ब्रज भाषा इनकी मुख्य भाषा है। ब्रज भाषा में रचित इनके पदों में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। कौन सा श्रृंगार है? वियोग, अलग अलग। आपकी रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल व आवेगपूर्ण तथा व्याकुल कर देने वाला रूप दिखाई देता है। इसी कारण घनानंद को साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। तो साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा जाता है? तो आप उत्तर लिखेंगे घनानंद को। क्यों कहा जाता है? तब आप उत्तर लिखेंगे 1 लाइन वाला, 1 लाइन का अति लघुतरात्मक, कि घनानंद की रचनाओं में प्रेम का गंभीर, निर्मल, आवेगपूर्ण एवं व्याकुल कर देने वाला रूप दिखाई देता है। इसी कारण इन्हें साक्षात रसमूर्ति भी कहा जाता है। भावों की गहराई के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके विषय में लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण कवि ब्रजभाषा में दूसरा नहीं हुआ है।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के बारे में लिखा है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण कवि ब्रज भाषा में दूसरा नहीं हुआ है? आप जवाब में लिखेंगे घनानंद। किसके लिए लिखा गया है? घनानंद के लिए। घनानंद के काव्य में कला अपने सूक्ष्म रूप में प्रयुक्त हुई है। आपकी रचनाओं में लाक्षणिकता, वाग विदग्धता मतलब बोलचाल में, और वाग विदग्धता के साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। घनानंद की काव्य भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज है, मतलब इन्होंने साहित्यकारों की थोड़ी सी मुश्किल वाली, कठिन वाली ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास ने कठिन वाली ब्रज और या साहित्यिक ब्रज और साहित्यिक अवधि का प्रयोग किया है, जबकि जायसी ने आम बोलचाल की अवधि भाषा का प्रयोग किया है। तो घनानंद की काव्य भाषा परिष्कृत एवं साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें कोमलता एवं मधुरता का विकास दिखाई देता है। रचनाएं आपकी हैं सुजान सागर, रस केल्यवल्ली, लोकसार, विरह लीला, सुजान चरित, कृपा कांडे निबंध इत्यादि। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की समस्त रचनाओं का संकलन करके घनानंद ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित करवाया है। किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की सारी रचनाओं को एक साथ कर दिया और उस पूरी मोटी किताब का नाम रखा घनानंद रचनावली ग्रंथावली, और इसी नाम से प्रकाशित करवाया है। आपने वीडियो यदि यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।